Assalamualaikum. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. How is it going? एक बात मैं पहले ही कह दूं, ये बड़े लोगों से हमने बड़े एक्सपर्ट से भी बात की है। कुछ हमें ऐसे एक्सपर्ट्स मिले कहते हैं जी हमारे घर में कभी कोई बिजली गैस का मसला हुआ ही नहीं, और आजकल के दिनों में जहां मैं हर किसी से सुन रही हूँ कि घर में गैस नहीं आ रही, स्पेशली व्हेन दे आर कुकिंग तब गैस नहीं होती, एंड देन वी फाइंड आउट फ्रॉम अदर पीपल जी हमें तो गैस की कोई इशू ही नहीं है। बट मैं अपना एग्जांपल दे दूं, आपके घर भी अब इशू शुरू हो गया है ना, इशू हो रहा है भाई, सीरियस इशू है। लेकिन हर शख्स के घर में ऑलमोस्ट गैस की आने का मसला है, सिवाय एक शख्स के घर में, वो वजारत मुशीर खजाना के तर्जुमान है मुजम्मिल असलम साहब, उनके घर पे नहीं मसला। ये हमने सोचा था कि जब हम उनसे बात करेंगे तो कहेंगे आपने तो वैसे ही पूरे पाकिस्तान के सामने रख लिया, बाकी उनके घर कोई मसला नहीं। उनके घर नहीं है मसला, और वो खिड़की खोलते हैं तो क्या नजर आता है उन्हें? स्विट्जरलैंड। हाँ, सब परफेक्ट है उधर, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन हिज लाइफ एक्सेप्ट कि हमारे घरों में गैस नहीं आ रही है। ये तो वैसे ही, क्योंकि हमें एक शख्स पता है जो कब हमेशा डिनाइल में होता है कि कोई इशू नहीं है, तंज नहीं है, हम खुश हैं, हम खुश हैं, बड़ी अच्छी बात कोई है। तो हमारे मुल्क में है जिसके घर कोई मसला नहीं है, कुछ प्लॉट प्रॉपर्टी उनके घर के इर्द-गिर्द लेने। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये गैस का बहरान जो है इट्स वेरी रियल, इट्स वेरी सीरियस, एंड एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर द पीपल वी मेंशन, एवरीबडी इज एक्सपीरियंसिंग इट। और पता है क्या हुआ क्या कि सुबह सुबह फजर के बाद मैं नीचे गया गीज़र चलाने के लिए, और कराची का मौसम भी इतना अनप्रेडिक्टेबल है, दोपहर में गर्मी होती है, सुबह सर्दी होती है, फिर शाम में दोबारा सर्दी आ जाती है। हाँ। तो ठंड लग गई और गर्दन अकड़ी हुई है। ठीक है, मतलब कि गैस की वजह से गर्दन कैसे अकड़ सकती है? कितने, आप ये देखिए कि ये कितने मसाइल से जुड़ा हुआ है मामला। एक गैस ना आए और उसकी वजह से आपके वो गर्दन पे ठंड लग जाए और आपकी गर्दन हिलाना मुश्किल हो जाए। हाँ, और लोग कहें कि तुम्हारी गर्दन में सरिया आया हुआ है। भाई नहीं आया। आगे से लोग ये भी कह सकते हैं कि कोई मफलर पहन के बंदा होता है, मतलब गैस और मफलर, मतलब मफलर तो पहन ही सकते थे ना। बट हैविंग सेड दैट, ये तो चलो हमने थोड़ा सा लाइट हार्टेड वे में स्टार्ट किया। द सिचुएशन इज़ वेरी रियल एंड दिस इज़ हैपनिंग, और ये अभी तो सर्दी ऑलमोस्ट समझे कि वो उस तरह स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो आना है सारा। अच्छा, लाहौर में अपेरेंटली इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बट हम लाहौर की सूरत हाल भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन लाहौर में सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है। और भाई कल रात हम अपने दिन के इख्तिताम की तैयारी कर रहे थे और अचानक से सोशल मीडिया में देखा, ट्विटर देखा, तो भाई धड़ाधड़ एक वीडियो जो है, एक इनफैक्ट एक ऑडियो जो है उसके बारे में खबर दी जाने लगी, मुबैना ऑडियो क्लिप। और जो मुबैना ऑडियो क्लिप रिलीज़ करने वाले रिपोर्टर और वो जो एजेंसी है वो कह रही है, और वो जो इदारा है वो कह रहा है कि जनाब इसका अमेरिका में फोरेंसिक कराया गया है एक बहुत मशहूर कंपनी से, और उन्होंने इसको ठीक इसमें जो आवाज़ है उसको ऑथेंटिक, उसको सही करार दिया कि ये उसी शख्स की आवाज़ है जिसका नाम लिया जा रहा है। मोर ऑन दैट लेटर इन द शो। अभी तो और भी बड़ी छोटी छोटी बातें करना स्टार्ट हुए तो फिर आगे डिटेल में बात नहीं हो सकेगी। How beautiful does that? I can't wait to see that. And you know, I don't know if it's open for public, but I know the gardener of this garden. हाँ, और अब इन्होंने अपने शौक के तहत ये सारे बॉन्साई, जापानीज आर्ट ऑफ गार्डनिंग जो है बेसिकली, ये बॉन्साई बेसिकली इसका मतलब होता है एक प्याले के अंदर एक दरख्त, पूरा दरख्त, बड़ा आर्ट फॉर्म है। एक दफ़ा हमने एक्चुअली आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाई थी कि किस तरह बनता है। अब देखिए कराची लाहौर के अलावा ये गुजरावाला तक फन पहुंच गया और बड़ा मकबूल हो रहा है वहाँ पे लोगों में, और बड़े शौकीन अफराद वहाँ पाए जाते हैं। वी आर गोना टेक यू टू गुजरावाला एंड वी आर गोना विजिट दिस बॉन्साई गार्डन विद यू। पहले एक ऑडियो क्लिप की, मुबैना ऑडियो क्लिप की जो हम बात कर रहे हैं उसकी जरा आपको डिटेल दे दें ताकि आपको समझ आ जाए। बिल्कुल इट हैपेंड लेट इन द नाइट। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का एक मुबैना ऑडियो क्लिप सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इस मुबैना ऑडियो क्लिप के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देनी होगी। मुबैना ऑडियो क्लिप में वो मुबैना तौर पर तस्लीम कर रहे हैं कि मरियम नवाज को भी सजा देनी होगी, अगरचे मरियम नवाज के खिलाफ कोई केस नहीं है। अच्छा, अब जाहिर है कि इस पर मौक़िफ़ लिया गया साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब से, और उन्होंने मंसूब ऑडियो क्लिप की तरतीब कर दी है। अपने आप से मंसूब जो ये नया ऑडियो क्लिप रिलीज़ हुआ है उसकी उन्होंने तरदीद कर दी है, और उनका कहना है कि उनसे मंसूब की गई ऑडियो फैब्रिकेटेड है, कभी किसी को इस हवाले से कोई हिदायत नहीं दी हैं और कोई डिस्कशन नहीं की है। और दो उनका इस बारे में कोई कानूनी कार्रवाई करने का इरादा है या नहीं है, दिस रिमेन्स टू बी सीन। क्या वो इस बारे में कोई एक्शन लेते हैं, दिस ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन। बट आई वंडर कि उन्हें पहले भी, आपको पता ही है ना, एक हफ्ते पहले ही वो जीबी के चीफ जज का मामला हुआ था, सामने आया, और उसके बाद अब ये मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। ही शुड टेक सम एक्शन।
He should definitely take some action and clear his name, क्योंकि बैक टू बैक एक तो चीज़ें हो रही हैं और सोचने वाली बात ये भी है कि बातें सारी पुरानी हैं, लेकिन इट सीम्स लाइक दे हैव बीन हेल्ड टू बी रिलीज्ड एट अ लेटर डेट। एनीवे, इसके बारे में हम मजीद बात नहीं करेंगे, जितनी खबर है उतनी हमने आपको बता दी। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट द गैस क्राइसिस, क्योंकि वो बड़ी सीरियस सिचुएशन है। हर शख्स को पाकिस्तान में वो इफेक्ट कर रही है, बारिंग वन या फिर करेगी। वो ही हुआ, वो हमने बता दिया शुरू में। अच्छा जी, वो ही हुआ जिसका डर था, और उधर सर्दी शुरू हुई और इधर मुल्क से गैस गायब हो गई। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी आते ही गैस का बहरान भी आ गया। घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऊपर से शदीद महंगाई के बायस शहरियों के लिए बाहर से खाना खरीदना भी जान जोखों का काम है, विच इज़ सो ट्रू। मतलब ना इधर की रहे ना उधर की, यही लगता है। और ये वही गैस बहरान है जिसके बारे में वजीर आज़म इमरान खान अच्छी तरह जानते थे। अब गैस की सर्कुलर डेट बढ़ रही है। इवेंचुअली जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो प्रोविंशियल इंटरेस्ट भी फंस जाएंगे बीच में। ये गैस का जो ये सिचुएशन है, ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियाँ में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। अभी सर्दियाँ आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। यही नहीं बल्कि गैस के इस बहरान पर मीडिया भी कई बार हुकूमत की तवज्जो दिला चुका। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर सर्दियों में आने वाले गैस बहरान के सवाल का जवाब देने से ही कतराते रहे। मैं आपके प्रोग्राम पे इसलिए नहीं आया कि दिसंबर की आपसे बातें करूं आके, मैं आपके प्रोग्राम में इसलिए आया था कि मैं आपकी दुरुस्तगी करूं कि जुमे वाले दिन जितने आपने हकाइक दिए ना सिर्फ कि वो गलत थे बल्कि बिल्कुल उनके ऑपोजिट जो है वो रियलिटी है। मगर मैंने आपको इनवाइट में लिखा था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बहरान आएगा आपकी वजह से। हमने इनवाइट में लिखा था आपको कि हम पॉसिबल गैस क्राइसिस पे बात करेंगे, बात ही नहीं कर रहे। दिसंबर बताएं ना, दिसंबर की तरफ ले जाने की कोशिश ना करें। तो हमने आपको इनवाइट में लिखा था ले जाने की कोशिश, क्योंकि क्राइसिस आना है, आपको कार्गो नहीं मिले एलएनजी। आपने पिछली हुकूमत के लॉन्ग टर्म कार्गो पे भी अपनी परफॉर्मेंस बता दी कि जी मेरी परफॉर्मेंस की वजह से आप बात नहीं करना चाह रहे हो। अब बात ना मोड़े, मुझे जो आपने अभी बात की है ना मोड़े, जुमे के शो में बात की है। तकरीर मुबाहिसे एक तरफ, वैसे कितनी आयरॉनिक बात है, वो बात हो ही गई ना। गैस नहीं थी तब भी जब ये लड़ाई चल रही थी, और अभी भी नहीं है, तो फिर इसको और मतलब अगर क्यों इन लड़ाइयों और इन मुबाहिसों से गैस आती है हमारे घरों में तो 100 दफा कर लें मुबाहिसे जरूर, और चैलेंज करें शाहजेब खानज़ादा को, क्या किसी को भी कर ले, हम भी वही बात कर रहे हैं इधर, लेकिन आप कर नहीं सकते ना क्योंकि गैस नहीं है, तो लिहाजा हो गया। और ये डोमेस्टिक यूजर्स की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री से जरा पूछें कि क्या हाल है उनका। अच्छा, साथ ही बहरान सनतों को पहले ही हिट कर चुका है, जैसे कि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। ताजरों को बहुत परेशानी का सामना है, हुकूमती नाअहली पर रो रहे हैं। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में मारूफ कारोबारी शख्सियत ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि अगर हुकूमत बर वक्त LNG कार्गो मंगवा लेती तो गैस की किल्लत ना होती। आज जो SSGC की सूरत हाल है वो बतदरीज यूं ही है। हमारे पास प्रेशर्स नहीं है, गैस नहीं है, हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और हम जो है ना बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। इस वक्त आप समझें कि हम 50% 40% प्रोडक्शन के ऊपर चल रहे हैं। और साथ ही आपको बताएं कि गैस के शदीद बहरान पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी तनकीद के तीर चला दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क में जारी गैस बहरान समेत तमाम मसाइल का हल PTI हुकूमत का खात्मा है और गैस का मौजूदा बहरान हुकूमत की नाअहली का ही नतीजा है और गैस बहरान के खदशे से आगाह होने के बावजूद हुकूमत का इक़दामात ना करना समझ से बालातर है, ये उनका कहना था। इससे हुकूमत की दीगर मसाइल हल करने की अहलियत और संजीदगी का अंदाज़ा होता है। अच्छा जी, अब ज़रा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल मालूम करते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? क्वेटा जाएंगे। सर्दी कड़ाके की पड़ रही है और चाय बनाना भी, क्वेटा की जो मशहूर चाय है ना, वो बनाना भी मुहाल हो गया एटलीस्ट घरों में। और शहाब उमर हमें अपडेट कर रहे हैं क्वेटा से। आज क्वेटा शहर और नवाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस प्रेशर में कमी के हवाले से मसाइल में इजाफा हुआ है। बाज़ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। इस हवाले से न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि जो कारोबारी हजरात हैं, कारोबारी सार्फिन हैं, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घर में खाना पकाने के हवाले से मुश्किलात हैं। इस हवाले से क्वेटा के जो शहरी हैं उन्हें दो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो यह कि जो चूल्हे के हवाले से जो सालन पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, उस हवाले से मुश्किलात है। दूसरा, क्वेटा में इन दोनों दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से
से नीचे है और कमरों के अंदर गैस हीटर जलाकर जो है गैस हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से प्रेशर में कमी के बायस गैस हीटर का जलना मुश्किल हो गया और ठंड में जो कमरों के अंदर जो ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस हुकाम का मौक़िफ़ है कि सर्दियों में गैस की जो है डिमांड उसमें इजाफा हो जाता है। ताहम गैस हुकाम के मुताबिक इस वक्त जो है गैस की जो डिमांड है वो 140 mmCFD है और जो सप्लाई हो तकरीबन सेम है। ताहम उनका ये कहना है कि शहर के बाज़ इलाकों में गैस लाइनें जो हैं वो साइज़ उनकी छोटे हैं और बाज़ मकामात पर कंप्रेसर लगाकर गैस की चोरी के बाद वहाँ पे जो गैस प्रेशर है वो कमी का सामना है। क्वेटा में आने वाले दिनों में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा हो जाता है और जो गैस के मसाइल उसमें इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से जो सार्फिन उनकी मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं। जी ये तो थे क्वेटा से शहाब उमर। इश्यूज तो वही हुए ना जो बिल्कुल जो मैंने अभी इससे पहले पॉइंट आउट किया था। पेशावर में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मोहम्मद दानियाल अजीज़, नए अपडेट करें। जी, मुल्क की दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी गैस बहरान है। न सिर्फ कमर्शियल सारिफीन बल्कि घरेलू सारिफीन जो है उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। होटल मालिकान का कहना है कि मजबूरन हमने LPG गैस का इस्तेमाल शुरू किया जिसके बाद उनको खसारे का सामना है, क्योंकि वो कहते हैं कि गैस बहरान के आते ही LPG गैस की कीमत जो है वो भी बढ़ गई है। इस वजह से इनके कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। दूसरी जानिब घरेलू सारिफीन घरों में खाना पकाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। सुबह नाश्ते के वक्त घर के कई अफराद जो है बग़ैर नाश्ते अपने कामों पर, स्कूल और कॉलेजेस के लिए निकल जाते हैं। इस तरह गैस बहरान से दोनों घरेलू और कमर्शियल सारिफीन जो है इस वक्त मुश्किलात से दोचार है। दोनों का हुकूमत से यह मुतालबा है कि गैस बहरान जो है वो ख़त्म की जाए और उनकी मुश्किलात जो है वो हल की जाए। दूसरी जानिब गैस हकाम का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपने सारिफीन को मुनासिब गैस प्रेशर जो है वो फ़राहम करें, लेकिन सर्दियों के बायस गैस की तलब और रसद में फ़र्क आने के बायस जो है बाज़ इलाकों पर गैस प्रेशर जो है वो कम है। जी बाज़ जगहों पे गैस बिल्कुल नहीं है, बाज़ जगहों पे गैस प्रेशर का मसला है। सदाकत अली अब्बासी साहब वैसे हमारे प्रोग्राम में ख़ुद भी एतराफ़ कर चुके हैं क्योंकि इनका हल्का मरी है, ठंडा इलाका है और लोग बड़े नाला हैं और इनसे शिकायत भी करते रहे हैं। वो कह रहे थे कि आपने तो हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया जब हमने इनसे पूछा था। अब इनसे जान लेते हैं कि भाई प्लान क्या है। आर वी बैक टू द स्टोन एजेस जब हम लकड़ियाँ जलाएंगे और वो I do know some people who are doing कर रहे हैं by the way there is और कोई चारा नहीं है। सदाकत अब्बासी साहब क्या हाल है आपका? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जिस गैस बहरान से वज़ीर आज़म पिछले साल डरा रहे थे वो आ गया, वो हो गया है बिल्कुल। तो आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अभी हमने पूरी कुछ क्लिप्स चलाई हैं मुख्तलिफ शहरों से और सेम टू सेम वही सिचुएशन है हर जगह। पहले बहुत बात हो चुकी है इस पर। अब ये बता दें कि घरेलू सार्फिन के लिए इमरजेंसी रिलीफ का कोई प्लान है आप लोगों का, वरना सूरत हाल तो बहुत ख़राब हो जाएगी और हो रही है इट्स ऑन इट्स वे। देखिए जी, बिल्कुल ये बहरान है भी और हुकूमत भी बता रही है, वज़ीर आज़म भी बता रहे थे कि ये मामला है। उसकी एक वजह है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो गैस बनती है जिसको इंडिजिनस गैस कहते हैं, वो हर साल 9% से कम हो रही है और पिछले 3 सालों में हमने और पिछले 5 सालों से पिछली हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा गैस के कनेक्शन दिए, लिहाजा वो बड़ा ड्रास्टिकली जो है ना वो सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है और ज़ाहिर है शॉर्टेज इस दफ़ा भी है, इससे पिछले साल भी हुई थी और जब से हमने तो हमेशा सर्दियों में शॉर्टेज देखी है और वो है और उसके लिए हमें तैयार भी करना था और जो भी LNG का कैपेसिटी है पूरी तरह वो भी आ रही है। लेकिन अल्लाह खैर करे, ये 1-1.5 महीना तो है ये क्राइसिस और उसको हमें फेस करना है और कोशिश की जाएगी कि जो घरेलू सार्फिन है उनको कम से कम इससे मुतासर होने दिया जाए और ख़ासकर जो पीक आवर्स होते हैं कुकिंग वाला जो सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, कोशिश की जा रही है कि इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाए कि जो लोग खाने पकाने का जो टाइमिंग है उसमें पूरी कोशिश की जाए कि कहीं भी लोड शेडिंग न की। सर कुकिंग के इशूज़ है, ज़ाहिर है गीज़र वीज़र तो बिल्कुल ही लग्जरी लगता है सूरत हाल में जब आप खाना और रोटी ना बना सके, लेकिन सनतों से भी हमारी बात हुई है। मईशत की जान हमारी सनतें सर्टनली पहले ही मुतासर हैं, उन्हें पहले ही गैस नहीं मिल रही है, ताजर अलहदा हो रहे हैं, होटल इंडस्ट्री या दीगर चीज़ें जहाँ पर गैस की ज़रूरत होती है वहाँ है ही नहीं। LNG इतनी महंगी है, ऊपर से चौथा साल है सर आप लोगों की हुकूमत का। अगर पहले से इदराक है और वज़ीर आज़म तो ये कहते हैं कि उन्हें आने से पहले ही, इक़्तिदार में आने से पहले ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल और उनके हल का भी पता था, तो सर चौथे साल तक तो कोई हल निकल आना चाहिए था।
देखिए ये जो गैस पे इंडस्ट्री है और जो कैप्टिव इंडस्ट्री है उसको ये सस्ती गैस दी जाती है, सब्सिडाइज दी जाती है, और खासकर जो एक्सपोर्ट है उनको सब्सिडाइज दी जाती है। उसमें ये सिर्फ 1.5 से 2 महीने का ये मसला आता है, बाकी पूरा साल मसला नहीं आता। और जब तक हमारी जो गैस पाइपलाइन हम नहीं बिछा रहे हैं, जब तक वो बिछती है और वो शायद 2022 के आखिर तक आ जाएगी, उस वक्त तक ये मसला तो रहेगा। और जाहिर है मसाइल हैं, माजी में इन पे नहीं गौर किया गया, और इस वक्त पूरी दुनिया में गैस का वैसे भी एनर्जी क्राइसिस है, लेकिन गैस का बुरान बहुत शदीद है। और दुनिया में जो गैस हम लोग लेते हैं वो 10 गुना महंगी हो चुकी है। जो $3 की हम बेच रहे हैं उस वक्त दुनिया में $30 से ज़्यादा की है। तो ये मसला है, और लेकिन अगले साल 1.5 साल में ये मसला हल हो जाएगा। इस दफ़ा बहरहाल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है जो गैस यूज़ करती हैं उनके लिए इशू रहेगा, लेकिन ये मामला मिड जनवरी तक रहता है, उसके बाद इस पर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब हमसे बात करने का। विश के आपने कोई डेडलाइन, कोई बॉटम लाइन दी होती कि तब तक ठीक हो जाएगा सब कुछ। आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ अ क्लियर आइडिया एक्चुअली होना क्या है। वी आर स्टिल इन नवंबर, अभी दिसंबर, जैन, मतलब ये सारे सर्दियों के महीने अगले जो है 4-5 चले, हमारी तो 1-2 महीने तक। अच्छा, आप जब महीनों की बात करें, अगले साल भी यही होगा? नहीं, of course I don't want to, यही होगा। No, but I don't want to say that. अगले साल भी यही होगा। I am a hopeful person. I am just thinking कितने सालों से अब देख लिया होगा, और इस साल तो हम ज़रा ज़्यादा ही रौला मचा रहे हैं, तो अगले साल तक बेहतर। अच्छा जी, ये जो मुबैना ऑडियो रिलीज़ हुई है रात को, उसके बारे में हम तफसील से आपको बता दें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुतनाज़ ऑडियो लीक को मन घड़त करार दे दिया है, फैब्रिकेटेड करार दिया है। मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सज़ा देने की हिदायत दी थी। मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग इतवार की शब अमरीका में कायम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फैक्ट फोकस ने जारी की है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उसकी तरदीद करते हुए इसे मन घड़त ऑडियो करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये उनकी आवाज़ नहीं है। इस सवाल के बारे में कि क्या उनकी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुकदमा करने का कोई इरादा या कोई प्लान है, तो उन्होंने कहा कि वो सोच रहे हैं कि इस मामले पर क्या कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाए। साबिक चीफ जस्टिस ने और क्या कहा? बिल्कुल, आपको ये भी बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि अल्लाह उनका गवाह है, जैसा कि जानबूझकर ऐसी बातें फैलाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट फोकस ने ये ऑडियो जो है 2 माह कबल हासिल की थी, और मल्टीमीडिया फॉरेंसिक में महारत रखने वाली एक मारूफ अमरीकी फर्म से इसकी जांच करवाई थी। गैरेट डिस्कवरी के पास सरकर्दा माहिरीन, बिल्कुल एक्सपर्ट्स उनके पास मौजूद हैं। उनकी टीम है जो कि शफायत का तज्जिया करने और पेश करने और अमेरिका में अदालतों के सामने गवाही देने का तवील तजुर्बा भी रखती है। फर्म की तज्जिया रिपोर्ट जो है वो ऑडियो फाइल की सालमियत की तस्दीक करती है और बताती है कि इस ऑडियो में किसी भी तरह से तरमीम नहीं की गई। ये जो गैरेट डिस्कवरी है, जिनके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो अमरीकी अदालतों में भी किसी भी मल्टीमीडिया फ़ाइल के मुबैना तौर पर ठीक होने या ना होने के बारे में मुहर सब्त करते हैं, उनके मुताबिक ये इस ऑडियो फाइल की सालमियत मुसद्दक़ा है और इसमें किसी किस्म की कोई ऑल्टरेशन नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हिदायत की थी कि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज को सज़ा देना ज़रूरी है, हालांकि ये नाइंसाफ़ी है। उन्होंने दूसरे शख्स को कहा कि ख्वाह ये मुनसिफाना हो या ना हो, होना तो वही है। ऑडियो में जस्टिस निसार मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं कि मैरिट से क़तई नज़र हमें ये करना ही है। अच्छा जी, ये तो हमने आपके साथ वो डिटेल्स शेयर की हैं जो कि डिटेल्स हमारे पास हैं। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं। ज़रा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, ओवर द वीकेंड क्या क्या हो रहा था। बाबर आज़म के बारे में एवरीबडी लव्स बाबर आज़म, लेकिन एक क्यूरियोसिटी हमेशा होती है। अगर आप ऑनलाइन उनकी ट्विटर या सोशल मीडिया वगैरह देखें तो लोगों के जो सवालात की एक फहरिस्त होती है नीचे। बाबर डिसाइडेड कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है, तो जिसमें बड़े इंटरेस्टिंग सवाल थे कि जैसे कि आपकी कितनी आमदनी है, कितनी तनख्वाह है, मतलब इस किस्म के बड़े इंट्रूसिव किस्म के क्वेश्चंस भी थे। बाबर का क्या कहना और ये ज्यादातर वो सवाल है जो गूगल पर सबसे ज्यादा, आप बाबर आजम का नाम लिखे ना गूगल पे, उसके बाद 4-5 क्वेश्चंस जो आ रहे होते हैं ना, वो बाबर ने सोचा कि इनका लगे हाथ जवाब दे दें। देखिए बाबर ने जवाब दिया। हाँ, हमें तो बहुत इंटरेस्ट है आपकी शादी वाले सवाल में। Exactly, we but are you know, all waiting. बेहतरीन है, अभी आप फोकस रखें, अभी you are too young to get married। वैसे तो
यू नो मतलब इतना, और आप एक और जगह लगे हुए हैं, इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, तो उसी में आप कंसंट्रेट करें, बाकी शादी वगैरह तो हो ही जाती है। हाँ वो तो हो ही जानी है, सभी की होनी मतलब वो तो होनी ही होती है, सो आई कंसंट्रेट सो मच ऑन दैट। और प्लीज़ वैसे भी एक एडवाइस है कि शादी को जिंदगी का दारोमदार ना बनाएं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, लिटरली शादी वो चीज़ है। दिया करना ही चाहिए, किसी से ऐसे ही बिला वजह उसकी तनख्वाह भी नहीं पूछनी चाहिए। क्या हुआ? ये भी बीच में आपने डाल दिया। मैं तो खैर और बातें भी बता रही थी लोगों को। इस बात का जवाब दिया उन्होंने, कहा था जितनी आपकी सोच है उससे कम है, ये कहा था उन्होंने। हाँ ऑफ कोर्स, ये अच्छी। अच्छा, एक आपको पता है ओवर द वीकेंड आसमा जहांगीर साहिबा की याद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और उसमें that happened to be a very happening kind of a conference. It was a very happening weekend actually. इसलिए हम आपको, लेकिन एक बात जो मैं सोच रहा था, और ये नवाज शरीफ की स्पीच वाली कंट्रोवर्सी तो बाद में आई, लेकिन उससे पहले भी जिस तरह लोगों ने इजहार ख्याल किया, जिस तरह लोगों ने बात की और जिस तरह ऑडियंस जो उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी उन्होंने लोगों की हाँ में हाँ मिलाई या उनके साथ मकालमा करते हुए दिखाई दिए या आवाम के जज्बात की तर्जुमानी एक इस कॉन्फ्रेंस में नजर आई। आप अगर इस दुनिया में कुछ कर कर गए हों तो आप दुनिया से चले भी जाएं, आपकी लेगेसी कैसे जिंदा रहती है, ये आसमा जहांगीर साहिबा की इस कॉन्फ्रेंस में आपको पता लग गया। दैट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली किस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ज़रा उस पर आ जाते हैं और आपको बताएं कि आसमा जहांगीर की याद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ के खिताब पर तनाज़ा पैदा हो गया और ऑर्गेनाइजर्स और वुज़रा आमने सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की तकारीर के बाद एक मफरूर शख्स को तकरीर की दावत देना जजों और अदलिया की तौहीन और मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के बराबर है। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी गैर जानिबदार रहने का मशवरा दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर भी चुप नहीं रह सके। कहते हैं मुअज़्ज़ज़ जजेस को ऐसे सियासी इज्तिमात से दूर रहना चाहिए। मफरूर शख्स का खिताब से मुंतज़मीन की गैर जानिबदारी पर संजीदा शुबहात जो है वो पैदा होते हैं, ये भी उनका कहना था। और साथ ही आपको बताएं दूसरी तरफ एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन हुन ने वजाहत की है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की तकरीर से मुताल्लिक जजेस को आगाह करने की जरूरत नहीं थी। फॉर्चुनेटली आप देखें कि आखिर सेशन में तारें काट दी गई, वहाँ जो सारा निज़ाम था उसके हवाले से। तो अगर टेलीफोन पे मियां नवाज शरीफ ने बात कर ली तो उससे कौन सी, अगर मियां नवाज शरीफ इंटरनेट पे भी बात कर लेते तो उससे कौन सी बात क़यामत आ जानी थी। ऑनरेबल जजेस हैं, उनकी नॉलेज में था कि नवाज शरीफ ने भी इसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करना है आखिर में। जज साहिबान को तो नहीं ना पता, जज साहिबान को ना बताने की जरूरत है, ना उनका इस इवेंट से कोई ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की तकरीर में रखना डालने की कोशिश की मजम्मत की। फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि वो जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। आसमा जहांगीर की बेटी मुनीज़ जहांगीर ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के खिताब के दौरान कुछ तारें काटी गईं। तारे काटना चूहों का काम होता है। सो ये सारी कंट्रोवर्सी बनी, लेकिन एक सबक हम सबको सीखना चाहिए कि अगर आप तारीख में दुरुस्त समत और सही समत में खड़े हैं तो आप इस दुनिया से चले जाएं, तब भी आपकी लेगेसी इस तरह शान शौकत से आगे बढ़ती है। और अगर आप तारीख में गलत जगह पर खड़े हों तो आपका नाम लेवा कोई नहीं होता। फिर आप वक्ती फ़वाइद तो उठा सकते हैं, लेकिन आप फिर गुम हो जाते हैं, तारीख के उन सफ़ों में आपका नाम मिट जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम तारीख में लिखा रहे और आपको आने वाली नस्लें याद रखें तो फिर बी लाइक आसमा जहांगीर आएगा इस दिन। अब्दुल्ला की बड़ी ज़बरदस्त बात है। और इसी और एक और बात है भाई, हमारे कॉलीग हैं उस्मान खलील, वो हमसे नाराज़ हो गए क्योंकि वो जो गुजरावाला में बॉन्सा रिपोर्ट है वो उन्होंने बनाई थी और वो उनकी मेहनत थी, तो वो हमने ज़रा कोई गलत हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में मौजूद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के बजाय आराम किया, चिल किया जी। और रात में डिनर पार्टी की, मतलब डिनर ही किया, उसको पता नहीं क्यों पार्टी बना दी है। खैर ढाका के होटल में होने वाली डिनर में खिलाड़ियों ने खूब तैयार होकर शिरकत की। अच्छा पार्टी लग रही है वैसे। और क्रिकेटर्स जो है उन्होंने गपशप के अलावा खानों से लुत्फानंदोज हुए। कप्तान शुएब मलिक तकरीर क्यों कर रहे थे वैसे इस डिनर में और क्या कह रहे थे? मगर तस्वीरें आप देख लें भाई, बाबर आजम जो है ना येलो शर्ट पहने हुए थे और एक और ने भी इनके साथ ट्वीट की हुई थी, स्टाइल में फोटोशूट था और शाहीन की भी अभी मैं ट्विटर पे तस्वीर देख रहा था, उन्होंने भी स्टाइल मारा हुआ है। हारिस ने भी स्टाइल मारा हुआ है और ये शादाब और बाबर ने ट्विनिंग की हुई है और हसन अली भी नज़र आ गए हैं आप सबके फेवरेट। और
उस्मान कादर, वसीम जूनियर। अच्छा, शोएब मलिक ने क्रिकेटर्स के खिताब किया, बिल्कुल जिस तकरीर की आप बात कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने रवां साल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ये उनका कहना था। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली लीडिंग विकेट टेकर्स रहे हैं। ये भी बता दें कि बांग्लादेश पाकिस्तान का आज थर्ड एंड फाइनल T20 होगा और आज के मैच में शोएब मलिक नहीं होंगे बाय द वे, बिकॉज़ ही इज ट्रैवलिंग बैक, इज नॉट फीलिंग वेल, इजहान मिर्जा मलिक। और वैसे शाहीन सबसे लंबे लग रहे थे मुझे इन सब में, तो लंबे होंगे, तो लंबे लग रहे थे। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक टू आवर टीम एंड आल्सो टू शोएब मलिक फॉर हिज सन। कोविड की थोड़ी सी बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि माना कि हमारे नंबर्स तो बिल्कुल ही कम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी वैक्सीनेशन भी उस तरह नहीं चल रही उस रफ्तार से जिस तरह चलनी चाहिए, बट स्टिल पीपल आर कमिंग अराउंड टू गेटिंग इट डन। हाउएवर, यूरोप में दोबारा से समझे फिफ्थ लेयर कहा जाए या जो भी वट एवर यू वांट, फोर्थ है या फिफ्थ है वेव रादर, वो एक बड़ी ही भरपूर स्टार्ट हुई है। इनफैक्ट कहा ये जा रहा है कि जर्मनी एंड फ्रांस हैव इट सो बैड कि फ्रांस तो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि शायद लॉकडाउन सिचुएशन में जाने का, बिकॉज फ्रांस में एक हफ्ते में 17,000 नए केसेस, 17,000 न्यू केसेस आए हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन अपने आप से हम लोग दे देते हैं पाकिस्तान से, तो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं, न्यू केसेस हैं 322 और अमवात जो हुई हैं कोविड की वजह से 3 डेथ्स और 0.86 पॉजिटिविटी और रेट काफ़ी हफ्तों से ये यहीं पे ऑलमोस्ट चल रहा है, 0.86 या 1 के दरमियान जो है वो हमारा पॉजिटिविटी रेट है। अल्लाह करेगा ऐसा ही सिलसिला रहे, लेकिन दुनिया के बास ममालिक जब हम देखते हैं जैसे कि कुछ यूरोपीय ममालिक में दोबारा एक कोरोना की वजह से बहरान आया है, तो हमें एहतियात जो है ना उसकी तरफ दोबारा आ जाना चाहिए, क्योंकि एहतियात ही इसका वाहिद हल है। वो लोग भी तो एहतियात कर ही रहे थे ना, बहुत कुछ उन्होंने भी किया, बल्कि एट टाइम्स तो लगा कि मैं आपको ज़रा खामोश लग रहा था, मैं सैड इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने सुबह सुबह अखबार आप ज़रा टोलते हैं तो एक खबर जो मेरे दिल पे नक्श कर गई, अपना अक्स जो है वो ये थी कि बिजली की कीमत ₹5.25 फ़ी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा की तरफ से की गई है और नेपरा को की गई है। अब लेट्स सी कि क्या होता है इस पे फैसला। अब इसे इम्कान खदशा है जो जिसने लिटरली अगर ये भी हो गया तो फिर क्या बनेगा। फ़ी यूनिट ₹5.25 की बात कर रहा हूँ। आई हैव सो मच टू से बट आई डोंट वांट टू। अभी आपके ट्वीट्स आना शुरू हो गए। बिजली की कीमत कैसे भाई, अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरख्वास्त की गई है कि ₹5.25 ₹4.75 ऑलमोस्ट फ़ी यूनिट की बात कर रहे हैं हम कि बिजली की कीमत बढ़ाई जाए। लेट्स सी इस पे क्या फैसला होता है, लेकिन कानों से धुएं निकलना शुरू हो गए। अच्छा, कुछ और बातें भी हैं, कर लेते हैं बिकॉज आवर गेस्ट इज आल्सो वेटिंग फॉर अस। आपको बताएं कि हुकूमत ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का इख्तियार तो दे दिया, लेकिन इस मामले का सबसे अहम फरीक इलेक्शन कमीशन है। वो आइंदा आम इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल के बारे में गैर यकीनी का शिकार दिखाई देता है और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सामने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ दी है कि आम इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल से पहले 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होंगी तय करना बाकी है। एक्चुअली एग्जैक्टली वही ये कह रहे हैं जो कि हम भी सजेस्ट कर रहे थे कि एक छोटे से मॉडल से तो स्टार्ट किया जाए, देखें तो सही हाउ इट वर्क। वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम तो कह चुके हैं इलेक्शन कमीशन EVM से इलेक्शन कराने से इनकार नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून का पाबंद है। उधर मुतहदा अपोजिशन ने तो EVM और वोटिंग पर अदालत जाने का फैसला भी और कर आपको पता है ये अरबों खरबों और ऑलमोस्ट कॉस्ट करेंगी। आई वंडर कि अभी क्या इसकी प्राइस सामने आती है, लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट ना चला या ये मुतनाज़ पहले ही है तो इसका क्या नतीजा होगा। हमारे यहाँ जो मुल्की माशी हालात हैं हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इस सारे खर्चा करने पे, और वो भी अगर बेसूद निकला तो फिर क्या होगा। खैर, अपोजिशन हुकूमत के लिए कोई रुकावट ना भी खड़ी करे तब भी हुकूमत के लिए EVM और वोटिंग का नफाज करना आसान तो नहीं होगा, इसलिए खतीर रकम और ढेर सारी रिसर्च की भी ज़रूरत है। इसलिए 2023 में होने वाले आम इंतखाबात EVM और वोटिंग के तहत हों बज़ाहिर मुश्किल है और इलेक्शन कमीशन को पहले इस पे तहफ़्फ़ुज़ात है। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ फॉर्मर सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कंवर साहब, EVM पर इलेक्शन कमीशन पहले ही अपनी रिजर्वेशंस शो कर चुका है। हुकूमत ने कानून साजी पर इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया, वो ये भी कहता है। अब इलेक्शन तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने ही कराने हैं। इतना अहम फरीक अगर साइडलाइन है इस सारे मामले में तो आने वाला इलेक्शन होगा कैसे? दुनिया भर के तमाम ममालिक ने इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ इंडिया में रहता है, या छोटे छोटे स्टेट है, मालदीव है, मॉरिशस है, भूटान जैसे मुल्क,
ये एक आस्तों का मुल्क है, इसकी आबादी 1.5 लाख की 2-2.5 लाख की आबादी है। हमारे शेख ऊपर छोटा मुल्क है वो, वहाँ ये उस मुल्कों में तो ये चल रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो मुल्क है, जर्मनी ने इसको खिलाफ एक कानून करार दे दिया, बरतानिया जैसे जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है उन्होंने भी इसको गैर कानूनी करार देकर उसको अमल दरामद नहीं किया। इसी तरह आप नॉर्वे ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया। इसी तरह जो बड़े बड़े मुल्क हैं, अमेरिका की आधी रियासतों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चलती है और आधी जगह मैनुअल चलते हैं। मैंने खुद वाशिंगटन का दौरा किया था, तो वहाँ हमने देखा कि पब्लिक जो है पोलिंग स्टेशन पर, वाशिंगटन में सदर का इलेक्शन था, उस वहाँ उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि वो सब मैनुअल बैटिंग कर रहे थे। जो हमने पूछा कि साथ आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है। यानी अमेरिका ने कहा, अमेरिका रियासत वाशिंगटन की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हमारी हुकूमत को समझ नहीं आ रही। इस कदर जो उन्होंने कानून साजी तो कर ली है, लेकिन मैं आपका चूंकि जियो टीवी बहुत बड़ा पाकिस्तान का इंटरनेशनल जियो टीवी देखा जाता है, तो मैं आपकी वसातत से ये कह दूँ कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट एक्ट जो बना है उस पर अमल दरामद करने का रवादार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 222 ने ये तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि ऐसा एक्ट जो ऐवान यानी कौमी असम्बली और सेनेट और चारों असम्बली अगर कोई ऐसा एक्ट पास कर दे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से टकराव हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए या शफाफियत पे हो जाए या आर्टिकल 218 से टकराव हो जाए, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल दरामद कराने का रवादार नहीं है। पाकिस्तान पार्लियामेंट एक्ट पे अमल दरामद करने का पाबंद नहीं है। लेट्स सी कि ऑपोजिशन जब ये अदालत में मामला लेके जाती है तो अदालत क्या फैसला करती है। अच्छा, कानून साजी पे तो हमने बात कर ली, सिर्फ कानून साजी करना काफ़ी नहीं, इतनी बड़ी तादाद में EVM लगाना और इसका खर्चा यकीनन हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज ये तो ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ है ना जी। कानून साजी होगी लेकिन अब करना क्या है, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। आपको लगता है कि 2023 के इलेक्शन मुमकिन है नए निज़ाम के तहत? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सेक्रेटरी उमर हमीद ने बाकायदा ये चंद रोज पहले पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपना ये मौक़िफ़ पेश कर दिया है कि हमें इस पर बड़े बड़े अहम चैलेंजेस दरपेश हैं। तो इस लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अभी पायलट प्रोजेक्ट होने हैं, बहुत बड़ा लॉजिस्टिक का मामला है। इसकी लिहाजा 2023 के इंतखाबात जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये उन्होंने अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश की है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में पेश की। तो अब ये समझ आ गई है कि इस पर तो अमल 2023 के इंतखाबात जो होने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होने। चंद शहरों में मुमकिन है कि अपने पायलट प्रोजेक्ट की बुनियाद पर चंद शहरों में या चंद पोलिंग स्टेशनों पर इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर दे, लेकिन उसके साथ साथ मैनुअल भी रखे जाएंगे, मैनुअल बैलेट पेपर साथ रखे जाएंगे, ताकि अगर वहाँ कोई नाकामी हो जाती है तो हमारा सिस्टम खत्म ना हो, सिस्टम चलता रहे, इलेक्शन होता रहे, तो वो मैनुअल पे आ जाएगा। लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम अभी तक इस पर 2023 तक ना हो। कमर साहब, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी है, तो फारूक नसीम साहब दीगर भी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन तो पाबंद है, अगले इंतखाबात होंगे ही EVM के जरिए। सो ये एक तनाज़ा तो है और शुरू से ही है। अब ये बता दीजिए, अपोजिशन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर रखा है। इलेक्शन कमीशन इस मामले में बड़ा अहम फरीक है, अल्टीमेटली उसी ने इलेक्शन कराने, तो हुकूमत तो अपनी कानून साजी का दिफा करेगी। इलेक्शन कमीशन का जवाब कितना अहमियत का हामिल होगा, वो इस इक्वेशन में कहाँ नजर आता है आपको? अपोजिशन का एक मौक़िफ़ होगा, सर्टनली एक अहमियत इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की भी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना जवाब दाखिल कराना है वो बड़ा चशमकशा होगा। वो पूरे मुल्क के अंदर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जवाब की रोशनी में अपना जजमेंट देनी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो 34 ऑब्जेक्शन एतराज़ात लगा के सेनेट कमेटी को पेश किए थे वो साथ लगाए जाएंगे। असल तो जवाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का होना है और आखिर में वो ये लिख देंगे कि आइन के आर्टिकल 220 के तहत हमें ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि ऐसा एक्ट जो इलेक्शन कमीशन के आइन के आर्टिकल 218 से मुतसादम हो, जिसमें शफाफियत का जिक्र है, राजदारी का जिक्र है, गैर जानदारी का जिक्र है और करप्ट प्रैक्टिस को रोकना है। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये तो करप्ट प्रैक्टिस का रास्ता खोल रही है ना, तो उसको आइन के आर्टिकल 218 ने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है
वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, हमें ज़रा समझा रहे थे और सवाल बिल्कुल वही उन्होंने भी उठाए जिनके बारे में हम भी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ये एक्चुअली किस तरह होना है, और फिर बाकी दुनिया का भी इन्होंने हवाला दिया और एग्जांपल्स दिए। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग टुडे। मतलब 2023 का हमें इंतजार नहीं करना होगा क्रिकेट के लिए। तो आपको बताएं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच जो है वो आज ढाका में खेला जाएगा। और पहले T20 में जल्दी से आपको बता दें पाकिस्तान ने सख्त मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 4 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने मुखालिफ टीम के बल्लेबाजों की एक ना चलने दी और पाकिस्तान ने बाआसानी बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। बाआसानी दूसरा मैच था, पहला बाआसानी मैच नहीं। पहला जरा टफ हो गया था। एब्सोल्युटली पहला टफ था, जो कि पता नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, लेकिन हर मैच को सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिर्फ वो पहले 2 मैचेस पे जरा आप रिव्यू अगर दें हमें, और उसके बाद आज के मैच की सूरत हाल पे क्या समझते हैं? आज का इजी होगा, मुश्किल होगा? देखिए, बांग्लादेश की टीम बहुत आसान लग रही है। उनकी टीम लगता है कि इतर बितर हुई है। उनके सीनियर खिलाड़ी कुछ अनफिट हैं, जिसमें शाकिबुल हसन हैं और तमीम इकबाल हैं। उसके अलावा उनका जो मुशफिकुर रहीम को उन्होंने ड्रॉप किया हुआ है या रेस्ट दिया हुआ है, व्हाटएवर। तो 3 बड़े खिलाड़ी उनके नहीं हैं, जिनकी वजह से वो होम ग्राउंड पे उन्हें खतरनाक समझे थे। पहला मैच तो वो खतरनाक खेले, मगर उसके बाद तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गए। उनमें कोई दमखम नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ये इस किस्म की जो सीरीज होती हैं, इसके बाद जो वेस्ट इंडीज की भी टीम बड़ी वीक है, उनकी टीम, इसके अंदर नौजवान लड़कों को खिलाना चाहिए। मैं आपको जरूर ये बताना चाहूँगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम इसलिए लेकर आए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हमारे जो कप्तान हैं, रह चुके हैं साबित, के उनके अंदर बड़ा वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। और जो वर्ल्ड चैंपियंस कैसा खेलते हैं, ये मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया, मैं आज भी बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की, वो बांग्लादेश 4-1 से जीता है। यानी कि 4 मैच उन्होंने जीते थे। उसमें क्या था कि उसके अंदर ना वार्नर खेले थे, ना वो फिंच खेले थे उनके कप्तान, ना वो स्मिथ खेले थे, ना उसके अंदर मैक्सवेल खेले थे। ये लड़कों को रेस्ट दे दिया गया था और उसकी जगह कप्तान को भी रेस्ट दे दिया गया था। वेड जो नंबर 7 पे खेल रहे थे, वो कप्तान थे और उस सीरीज में वो नंबर 7 पे जिन्होंने 3 छक्के मारे थे, उन्होंने ओपन कराई, उनसे 3 नंबर पे खिलाया ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। ये एक वर्ल्ड चैंपियन की स्ट्रेटेजी थी। ये हम नहीं सीख सकते। हम अपना उनका सिस्टम तो लेकर आए, मगर जहनी तौर पे तो हम वो नहीं बन सकते। अब आप देखें कि केन विलियमसन वहाँ रेस्ट दे रहे हैं। पूरे सीरीज में वो 3 मैच नहीं खेले, हार गए वो न्यूजीलैंड, मगर वो रेस्ट दे रहे हैं। उनको ये फिक्र नहीं है कि उनको टीम से निकाल दिया जाएगा या उनकी जगह कोई और कप्तान आ जाएगा। विराट कोहली वहाँ रेस्ट ले रहे हैं, राहुल द्रविड़ भी ये कह रहे हैं, हमने अभी तक अपने नए बच्चों को खिलाया नहीं। मेरी लॉजिक मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने ये सवाल डाला हुआ है, आज हम सारे एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आसिफ अली को क्यों रेस्ट दिया गया है? क्या वो थक गए थे? क्या वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके थे? उनको तो बैटिंग की, क्रिकेट की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो तो अभी 3 छक्के मारे हैं तो वो हीरो बने हुए, उनको भी नहीं खिलाया। इफ्तिखार वहाँ मौजूद है, हो सकता है आज वो खेल जाए। मुझे शोएब मलिक की खिलाने की लॉजिक बता दें, जो उनकी उम्र वैसी 40 साल हो गई, सब हंसते हैं उनके ऊपर कि ये 3 पता नहीं कितने अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर वो पाकिस्तान टीम से मुसलसल उनको खिलाया जा रहा है। आखिर नए बच्चों को आप कब चांस देंगे, वो कब बनेंगे, ये मेरे समझ से बाहर है। सिकंदर, चले ये तो आपने बता दिया। ये जरा थोड़ा सा वैसे भी अगर सोशल मीडिया पे देखें बात हो रही है, ज़रा आपका भी पर्सपेक्टिव लेते हैं। ये शायद आपको भी फाइन हुआ है 20% ऑफ मैच फ़ी, उससे पहले हसन अली की भी हुई है। मतलब बड़ी सख्त नज़रें हैं कहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में बाहर की और जो बाकी टीमें, उनमें हमने तो जूता उतार के जूते पे बात करते हुए, मतलब बहुत से जेस्चर्स ऐसे देखे हैं। हमारे जेस्चर्स क्यों नजर में आ जाते हैं? वैसे हसन अली वाला तो हाँ, अगर इवन वी विल क्रिटिसाइज लेटर, बट जरा सिकंदर की सुन लें। नहीं, देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो आप जूते की जो हरकत की बात हो रही है कि वो उधर क्यों, ये वो उनके कल्चर का शायद हिस्सा है। नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रिंकिंग फ्रॉम द शू, सेलिब्रेशन नहीं। हम और एक और प्लेयर हैं जिनका मुझे अभी नाम याद आ जाएगा, मेरी टीम विल टेल मी, लेकिन वो जूता उतार के बात करते हैं ऊपर देख के। मतलब इस किस्म के जेस्चर्स हमने अजीबोगरीब होते हुए देखे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। हमने आप गौर करें, अगर आपके पास इसका जवाब हो तो आप भी मुझे दें, कि जब वर्ल्ड कप हो रहा था हम बहुत अच्छे थे, हम उनके ड्रेसिंग रूम्स में जा रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे, हमारी बड़ी बड़ी जबरदस्त। अच्छा, मेरे जहन में थी ये बात, हम इतने अम्बल, इतने ग्राउंडेड, अचानक से हमें क्या हुआ? हाँ, अचानक बांग्लादेश पहुंचने में क्या हो गया?
वो इस तरह करके बाहर निकलवा रहे हैं हसन अली, जो कि गलत था। बहुत ऑफ लगता है, देखने में भी बहुत बुरा लगता है। आप उसको इशारा नहीं कर सकते कि आप बाहर जाएं। वो हो गया। उसके बाद जो शाहीन ने थ्रो की, वो थोड़ी सी वो एग्रेसिव भी थी, थोड़ी सी सेफ भी थी। वो क्रिकेट में लोग थ्रो करते हैं, मगर उसको नहीं करनी चाहिए थी। शादाब का मुझे नहीं पता कि उससे क्यों फाइन हुआ है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मगर इनअप्रोप्रिएट कमेंट का भी कुछ जिक्र हो रहा है। खैर एनीवे, ठीक है। तो अचानक लड़कों को क्या हो गया? एक्चुअली शाहीन की बात हो रही है, शादाब की शायद पुरानी कोई बात थी। अच्छा, तो ये लड़के जो हैं वर्ल्ड कप में तो इतना अच्छा प्रोजेक्शन कर रहे थे, ये अचानक इनको क्या हो गया? तो ये थोड़ी चीज़ें मेरी भी समझ में नहीं आई। मगर ये कि क्रिकेट बोर्ड जो आईसीसी की जो रूलिंग है, जो उनके क्लॉजेज हैं, बड़े क्लियर हैं। उनमें चीज़ें लिखी गई हैं कि आप ये हरकत नहीं कर सकते और वो हरकत नहीं कर सकते, उससे पॉइंट्स उनके डिडक्ट होते हैं। तो वो मॉनिटर हो रहे थे। मैंने जैसे ही देखा था हसन अली का, मुझे यकीन था कि इसके ऊपर फाइन होगा। यू कैन नॉट पॉइंट आउट द बैट्समैन कि आप बाहर चले जाओ। तो ये चीज़ें सर चलती रहेंगी और रेफरीज जो है उसके ऊपर। एंड आल्सो थैंक यू सिकंदर, लेकिन बड़ा ही वैलिड पॉइंट है आपका कि हम अभी बिल्कुल ही पिछले जो पूरा टूर्नामेंट था उसमें हमारा क्या डिमीनर था और अभी हम क्यों एकदम से बदल गए हैं। मतलब ये भी देखने वाली बात है। सच नाइस बॉयज, वैसे अभी भी नाइस ही हैं मतलब। और ये जेस्चर्स होने नहीं चाहिए, लेकिन आई वुड स्टिल से ये जेस्चर्स बहुत सी और टीम्स भी कर रही हैं, तो हमें तो देख ही रहे हैं, उनको लेकिन हम ना करें। हमें नहीं करने चाहिए, हम अच्छे लोग हैं। अच्छा जी, अभी हम ज़रा दोबारा से गैस बहरान की बात करेंगे और लिए चलेंगे आपको कराची, जहां पर क्या सूरत हाल है गैस की फरहमी से मुताल्लिक अली इमरान हमें बताएंगे। जी, कराची में गैस दस्तयाबी की सूरत हाल कभी भी इतनी ख़राब और उसमें कमी रिकॉर्ड नहीं की गई जो कि रवा मौसम सरमा में महसूस की जा रही है। जो नॉर्मल इलाके हैं वहाँ पे 12 से 6 के बजाय अब जो गैस जा रही है वो 10 और 11 रात को चली जाती है बजे और फिर 6 के बाद आ रही है। ये नॉर्मल इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ। और जो दीगर इलाके हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं गैस सप्लाई और दस्तयाबी की जो सूरत हाल है उससे, वो महमूदाबाद का जैसे इलाका है, गुलशन ब्लॉक 6 जो कि सुई सदन के कराची टर्मिनल से तकरीबन मुत्तसिल ब्लॉक है। यहाँ पे गैस का कुछ नहीं मालूम कि कब आएगी। 1 घंटा आती है तो 3 घंटे गायब होती है। किसी ज़माने में जो बिजली की सूरत हाल थी वही सूरत हाल यहाँ पे गैस की हो गई है। तो ये सूरत हाल जो है उसमें सुई सदन की बताने से कासिर है कि जो LNG की सप्लाई 50% घटी है गैस पोर्ट टर्मिनल पे, इन्हें 150 MMCFD गैस मिलती है। तो वहाँ की गैस कितनी कम हुई है ये सुई सदन ने अपने सार्फिन को और मीडिया को नहीं बताया है। शदीद मुश्किलात में यहाँ पे भी जो हमारी बसों से उतर रहे हैं अफराद, उनसे बात हुई है तो कोई नाश्ता करके यहाँ नहीं पहुँचा है और ये कि रात का खाना खा के या रात की ही रोटी खा के वो सुबह ब्रेकफास्ट किया है उन्होंने। तो बहुत फैल गया है कराची में गैस का जो क्राइसिस है और इसमें बैड मैनेजमेंट का, इंपोर्ट में जो कमी हुई है उसका बहुत बड़ा अमल दखल है। जी कराची में सूरत हाल इतनी ख़राब कभी नहीं हुई जितनी इस दफ़ा हो गई है। और लेकिन सिवाय एक घर के, एक घर है जहाँ पे गैस आ रही है और कोई मसला नहीं है। माफ़ कर दो, बहुत बार हमने उनका नाम ले लिया। अभी हम लेंगे ब्रेक, लेके उससे पहले नाम नहीं लिया ना नहीं ले चुके हैं बहुत बार नाम। वो जो हम अभी क्रिकेट की बात कर रहे थे और फाइन्स की बात करते थे, सिकंदर को भी हम वो जूते वाली जो बात कर रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया का जूते में वो डाल के उनकी वो फाइन, इट्स देयर कल्चर, उनका एक ट्रेडिशन है, दैट्स अनदर स्टोरी। हम बात कर रहे थे तबरेज़ शम्सी की, जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, जो कि जब कोई आउट करते हैं या कुछ तो उनका भी एक स्टाइल है कि अपना जूता उतारते हैं, कान पे रखते हैं और ऊपर जैसे डायरेक्ट लाइन हो के ले जाओ। मतलब ये भी तो ऑफेंसिव जेस्चर्स है। आई एम नॉट वो अपना ही जेस्चर कर रहा है ना, जूता उतार रहा है, ऊपर किसी से बात कर रहा है, किसी को यूं तो नहीं कह रहा देखते हुए, पॉइंट आउट करते हुए। कुछ एटिकेट्स, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं ना, उसमें उसको भी डाल दो। प्लेयर से हसन अली ने बिल्कुल ठीक नहीं किया और बिल्कुल ही ना करो। अभी तो बाल बच्चे हो, इतना सोशल मीडिया पे हसन अली के अगेंस्ट भी था, डोंट डू दैट। लेकिन देन नोबडी शुड डू दैट। अभी तो हसन अली संभले ही, अभी नीवे वो कहते हैं ना कि भंवर से निकले ही थे, अभी निकले भी नहीं है पूरे। और फिर वो लाए लो, अभी जरा नीवे होके निकल निकालो। तो ये आपको पता है ये सरिये की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, सीमेंट की कीमत में कितना इजाफा हुआ है गुज़श्ता चंद सालों में। और लिटरली जो घर काफ़ी कम पैसों में बन जाता था अब ऑलमोस्ट उससे 50% ज़्यादा प्राइस पे बन रहा है। अच्छा, अब ये ज़्यादा प्राइस वाली बातें अब सिर्फ हम तब करेंगे जो कि प्राइस ना बढ़ी हो।
क्योंकि सब में इजाफा हुआ है, मतलब सीमेंट हो, सरिया हो, कुछ भी हो, सब में इजाफा ही हुआ है। लेकिन गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी एक तरीका है प्रॉब्ली नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत वो अपना घर बनाने का ख्वाब शायद पूरा कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालते ही कम आमदन वाले तबके के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा करने का वादा किया था। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नाम से 50 लाख सस्ते मकानात के प्रोजेक्ट के इफ्तिताह को 3 साल गुजर चुके। पहले मरहले में 1 लाख घरों की तामीर पर काम अभी जारी है। 50 लाख कैसे होंगे? हुकूमत ने हर घर के लिए 3 लाख रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया, यानी कि जो भी कीमत होगी उसमें से 3 लाख हुकूमत अदा करेगी और अरबों रुपए के कर्जों के लिए लाखों दरखास्तें मौसूल होने की इत्तलात भी सामने आई। अब सवाल पैदा ये हो रहा है कि प्रोजेक्ट की लागत तो सब्सिडी का बोझ उठाने की सकत हुकूमत में भी है या नहीं है। ज़मीन, सीमेंट, सरिया समेत कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं और मुसलसल बढ़ ही रहा है, इजाफा ही हो रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आसिम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद जो कि स्पोक्स पर्सन है नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे बिकॉज एक अपडेट हमें चाहिए कि कितने अब तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है नया पाकिस्तान का, लाखों के हिसाब से घर बनने हैं, अब तक कितने बन चुके हैं और कितने इस वक्त ज़ेरे तामीर हैं और लोगों को भी प्रोवाइड हो गए हैं कि नहीं हुए? बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला आपका। डायरेक्ट आपके सवाल का जवाब ये है कि इस वक्त तक तकरीबन 20,000 घर जो हैं वो बन के लोगों में तकसीम हो चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 17,000 जो हैं वो अखुवत के थ्रू फाइनेंस किए गए हैं और कुछ वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत बने हैं। इसके अलावा जो लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स हैं जिनके ऊपर नेफडा और बाकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो काम हो रहा है, वो तकरीबन 50,000 के लगभग घर हैं जो ज़ेर तामीर हैं। ये घर, अच्छा, जो घर बन गए वो आपने नहीं बनाए हैं, वो लोगों ने बैंकों से कर्जा उठा के स्कीम के तहत तब बनाए, ऐसा ही? सॉरी, मैंने कहा जो घर बन गए हैं, जो मुकम्मल हैं, वो लोगों ने बैंकों से कर्जा उठाया है स्कीम के तहत और उसके बाद अपने घर खुद बनाए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। उसमें वो छोटे घर थे जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी और उन्होंने खूबत ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके तहत अपना कर्जा लिया और अपने छोटे घर जो हैं वो बनाते रहे हैं। जी, वो टीयर 0 में लाए करते हैं। जो लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट है वो टीयर 1 में लाए करते हैं, जो हुकूमत नेफडा के थ्रू घर बनवाती है और फिर वो जो एप्लीकेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये घर कहाँ बन रहे हैं, कितने के बनेंगे? और आसिम साथ साथ ही क्योंकि बहुत से लोग हमें देख रहे हैं और ऑब्वियसली अगर अभी तक अवेल नहीं की ये फैसिलिटी तो करना भी चाहेंगे, ये किस लेवल की अगर आप सैलरी ब्रैकेट में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं इन घरों के लिए? सबसे पहले तो ये बता दें और एग्जैक्टली ये किधर किधर बन रहे हैं, बिकॉज हमें जो पता चल रहा है ये आउटस्कर्ट्स में ज़्यादा है, शहरों से बाहर हैं, ये थोड़ी सी इसकी डिटेल ज़रूर दे दीजिए। जी, 2-3 सवाल हो गए आपके, मैं 1 बाय 1 इसको आंसर करता हूँ। पहली चीज़ तो ये सैलरी ब्रैकेट है जी 30,000 से 50,000। ये फिलहाल वो उन लोगों को केटर किया जा रहा है जिनकी सैलरी ब्रैकेट 30,000 से 50,000 के दरमियान है। दूसरा अब्दुल्ला का क्वेश्चन था कि ये किस प्राइस में है। देखें, जो लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स बन रहे हैं उनकी 2 कैटेगरीज हैं। एक वो हैं जो अर्बन सेंटर में हैं, वो 27 लाख का घर बन रहा है। दूसरा जो पेरी अर्बन के प्रोजेक्ट के नाम से ये प्रोजेक्ट हम पंजाब हुकूमत के ताउन से कर रहे हैं, इसमें 18 लाख का 3 मरले का सिंगल स्टोरी छोटा घर बन रहा है। तो 2 इस वक्त ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन था कहाँ कहाँ किस तरह बन रहे हैं। देखें, ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सूबे हमें अपनी लैंड प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर हम इसको एवेलुएट करके घर बनाना शुरू कर देते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में फराश टाउन में तकरीबन 4400 घर बन रहे हैं, संगजानी में 2300 घर जो हैं वो बनने जा रहे हैं, जलोज़ई में बन रहे हैं, लाहौर में LDA सिटी अपार्टमेंट्स जो हैं 4000 बन रहे हैं। इसके अलावा जो पेरी अर्बन है, रायविंड है, सरगोदा है, 10 साइट्स वो हैं जहां पर इफ्तिताह हो चुका है और वहां तैयारियां मुकम्मल हैं और कहीं पर तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। ये 18 से 24 माह का प्रोजेक्ट होता है। जी राइट, ये भी हम पता कर लेंगे कि कितनी ड्यूरेशन होगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, इन लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। हर कोई तो सैलरीड क्लास नहीं होता, दुकानदार है, कारोबार मजदूर है, वो कैसे करेगा डॉक्यूमेंटेशन? यहाँ तक के ID कार्ड्स भी नहीं होते, कई दफ़ा तो इतना मुश्किल पड़ जाती है। अभी कोविड के दिनों में हमने देखा है। तो ये कुछ इसमें भी आसानी की है ताकि जिनके लिए एक्चुअली बनाया जा रहा है, जो हकदार होंगे इसके लिए, वो ही अप्लाई करें। अच्छा हुमा, एक तो ये बड़ा वैलिड कंसर्न था आप लोगों का भी और हुकूमत भी इक्वली कंसर्न थी। 2 इसमें चीज़ें हैं मैं बताना चाहता हूँ। एक तो है जो बिल्कुल निचला तबका है, जो आपकी जिसे कहते हैं ना ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, वो कुछ ना कुछ कमाते ज़रूर हैं लेकिन शायद जिस तरह आपने कहा कि उनकी जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। इसमें
टियर 0 में मैं पहले आपको बताऊं, टियर 0 में ये जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, इसके अंदर जो नया हमने ऐड किया है वो ये है कि गरीब आदमी जो है वो 2% सर्विस चार्जेस पर बिला सूद कर्जे जो है उसको दिए जाएंगे, और वो 1 लाख से लेके 20 लाख तक। इसमें हमने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ऐड किया है, उनके थ्रू वो कमर्शियल बैंक से डील करेंगे। यानी देखें, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो होलसेल लेंडिंग करेगा, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो गरीब आदमी को डायरेक्ट पैसे देगा, क्योंकि उनकी रीच जो है और उनकी पेनिट्रेशन जो है वो गरीब आबादियों में या गरीब लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। मैं रिपीट कर दूं, 2% सर्विस चार्जेस पर उन्हें 1 लाख से 20 लाख तक बिला सूद कर्जे जो हैं वो मिलेंगे। यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है पूरे मुल्क में, अगर उसके पास 1 मरला 2 मरला 3 मरला ज़मीन है और जितनी कैपेसिटी है, वो छोटे से छोटा कर्जा लेकर अपना घर जो है वो बना सकता है। ठीक है, ये दिस इज नंबर 1। नंबर 2 कैटेगरी, जिस तरह अगर आप कोई लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट लेना चाहता है या उससे ऊपर थोड़ा जाना चाहता है, तो उसके अंदर हमने एक प्रॉक्सी सिस्टम, प्रॉक्सी एंड एसेट सिस्टम डिफाइन किया है। यानी अगर कोई आदमी जो है वो पैसे ज़रूर कमा रहा है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो देखा जा सकता है कि उसके यूटिलिटी बिल्स कितने हैं, देखा जा सकता है कि अगर उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो स्कूलों की फीसें रेगुलरली कितनी दे रहा है, देखा जा सकता है कि अगर वो किराए के घर में रहता है तो वो उसकी मद में कितना किराया दे रहा है, देखा जाता अच्छा, इस हवाले से आसिम कोई चेक एंड बैलेंस भी आप लोगों ने रखा है? असेस किया जा सकता है। बिल्कुल, आई गेट इट। जल्दी से ये भी बता दीजिएगा कि कोई चेक एंड बैलेंस भी होगा, बिकॉज जिस तादाद में घर एक मंसूबा है, ये इतने घर बनने हैं, इतने लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, उसमें जेन्युइन लोगों को ही फ़ायदा होना चाहिए। बिकॉज ये जो धांधली हो जाती है, जो हमने अभी कोविड में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भी देखा है कि वैक्सीन नहीं लगवानी, सर्टिफिकेट ले आएंगे, डिजर्विंग नहीं है वो घर ले लेके आगे बेचना शुरू कर दे, वो भी हो सकता है। अच्छा, अगेन ये बड़ा ही वैलिड कंसर्न इसलिए था कि ये हम लोगों में अनफॉर्चुनेटली एज अ नेशन ये टेंडेंसी है कि अपने लालच में किसी का हक मार दें। इसके लिए 3-4 पॉइंट। सबसे पहले तो आपकी जो सैलरी इनकम है, जो इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आपको ब्रैकेट कर दिया जाता है। ठीक है जी, ग्रुपिंग हो गई कि 20 से 30,000 या 30 से 50,000 का दरमियान। उसके बाद दूसरी फिल्ट्रेशन होती है कि आप नादरा से रिकॉर्ड लेकर चेक किया जाता है कि आपके पासपोर्ट पे कोई फॉरेन टूर के कोई फॉरेन विजिट्स तो नहीं है, आपके पास 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी तो नहीं है, या आपने पासपोर्ट या लाइसेंस के लिए एग्जीक्यूटिव सर्विसेज तो यूज नहीं की हैं, या आपके पास सेंसिटिव असले का लाइसेंस तो नहीं है। जब ये चेक हो जाता है, फिर तीसरा चेक होता है कि पीटीए से आपके फोन मोबाइल का बिलिंग रिकॉर्ड देखा जाता है कि आप कहते हैं जी मेरी 30,000 इनकम है और 25-30,000। क्या ये भी ऐसी भी कोई पाबंदी है कि घर आपके नाम जब हो जाओ तो उसके बाद 2 साल 3 साल या 5 साल बेच नहीं सकते, ऐसी कोई है कदगन? अच्छा देखें, जब तक पहले 5 साल आप अपने घर की किस्त और कीमत अदा नहीं कर सकते, उस वक्त तक नहीं आप नहीं बेच सकते। जब आप कीमत अदा कर देते हैं 5 साल के बाद, यू आर लायबल टू डिस्पोज योर हाउस ऑफ। ठीक है, और उसमें गरीब आदमी का भला ये हो जाता है कि 27 लाख का घर जिसे ऑलरेडी सब्सिडाइज मिल रहा है, उसमें कुछ इन्फ्लेशन भी, उसमें कुछ वैल्यू भी ऐड हो जाती है। 5 साल के बाद वो उसे 1-1.5 करोड़ का बेच सकता है और फिर वो पॉवर्टी लाइन से भी ऊपर चला जाता है। जी, वो बेच सकता है। चलें, ठीक है जी। और ये मुख्तसरन अगर बता दें कि 2% पे जो कर्जे ले रहे हैं ये अभी भी मिल सकते हैं और ये कमर्शियल बैंकों से मिल रहे हैं क्या? अच्छा, अगेन देखें, ये जो 2% सर्विस चार्जेस के हैं ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में ऐड हुए हैं। इसमें कमर्शियल बैंक्स और लोगों के बीच में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, चूंकि वो ज़्यादा आसानी से जो गरीब लोगों को कर्जे दे सकते हैं, उनको तरीका पता है देने का भी और कर्जा वापस लेने का भी। लोगों की आसानी के लिए, चूंकि कमर्शियल बैंक्स को भी मुश्किल आ रही थी और लोगों को कमर्शियल बैंक से डील करने में भी मुश्किल आ रही थी गरीब लोगों को, तो गरीब लोगों की आसानी के लिए वो चूंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये खुशहाली है, ये क़ुव्वत है, ये कशफ है, इनसे डील कर रहे थे, इसलिए उनको कहा कि आप उन्हीं से डील करें और उन्हीं के थ्रू अपने कर्जे ले लें। ठीक है जी, शुक्रिया आपका शौकत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। बहुत सवाल एक्चुअली रह भी गए हैं, एक दिन और दोबारा इनको दावत देंगे। जैसे कि पेरी अर्बन सेंटर्स और अर्बन सेंटर्स की बात कर रहे थे, आई वाज जस्ट थिंकिंग ज़्यादातर जो इस तबके के लोग काम करते हैं वो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, गार्डनर, मतलब बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं जो कि शहरों के अंदर काम करते हैं। अगर वो बिल्कुल ही कहीं बाहर रह रहे होंगे, जहाँ आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन तो वैसे ही सिंध में नाम की नहीं है, हाउ विल देन दे ट्रैवल एज वेल इफ दे आर बीइंग हाउस्ड सो फार आउट ऑफ द सिटी? कैसे करेंगे पता नहीं, प्रॉब्ली अपनी फैमिली में रख देंगे और खुद कहीं और रह लेंगे, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अच्छा जी, गैस, बिजली, ये सारे बहरान जो चल रहे हैं और खासतौर पे इस वक्त हम गैस की बात कर रहे हैं। एक और बहरान भी है कि उस्मान खलील नाराज है मेरे से क्योंकि आपने गलत नाम ले लिया था। गलत नाम लेने में मैं कहती हूँ नाराज रहो भाई उस्मान खलील। ये भाई दोबारा से गुजरावाला में वो जो बॉन्साई गार्डन वाला पैकेज था वो उस्मान खलील ने बनाया था।
एक दफा दोबारा। उस्मान खलील, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस पैकेज। अच्छा जी, मुल्तान चलते हैं अब, क्योंकि वो जो गैस का बुहरान है ना, जो सिर्फ एक ही घर में गैस आ रही है पूरे मुल्क में और कहीं नहीं आ रही। कराची में मुजम्मिल असलम साहब के घर में। लेट्स गो टू मुल्तान, फाइंड आउट फ्रॉम इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में सुई गैस की लोड शेडिंग अब इस कदर ज़्यादा हो गई है कि ख़वातीन सड़कों पर निकल कर मुजाहरे करने लग गई हैं। जो ख़वातीन सड़कों पर निकल कर मुजाहरे कर रही हैं उनका ये कहना है कि सुबह जिस वक्त उनके बच्चे और खामन ने ऑफिस और स्कूल जाना होता है तो गैस नहीं होती, इसलिए खाना नहीं बन पाता, और जिस वक्त उनकी वापसी का वक्त होता है उस वक्त तक गैस नहीं आती, तब भी खाना नहीं बन पाता, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। पहले ही ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया बहुत ज़्यादा महंगी हैं, ऐसे में LPG गैस जो कि 230 रुपये पर केजी है, तमाम दिन में अगर खाना और रोटी उसके ऊपर पकाएं तो 2 किलो गैस लग जाती है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते 500 रुपये की सिर्फ गैस। इसी तरह अगर लकड़ी की बात की जाए तो खुश्क लकड़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, कोयले भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। ख़वातीन का ये भी कहना था जो मुजाहरे में शामिल हुई थी कि अभी तो बाकायदा तौर पर सर्दियों का आगाज़ नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी सर्दी है, तो अभी से अगर गैस की लोड शेडिंग का ये सूरत हाल है तो जिस वक्त सर्दी अपने अरूज पर पहुँच जाएगी उस वक्त जो है वो गैस जो अब थोड़ी बहुत किसी इलाके में आ रही है वो भी नहीं आएगी। तो उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस की जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो मुकम्मल तौर पर घरेलू सार्फिन के लिए ख़त्म किया जाए और उनको गैस फराहम की जाए। जी अच्छा भाई, मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ, ये किसी पंजाबी फिल्म का टाइटल नहीं है, ये शादाब का एक डायलॉग है। जनाब हुआ क्या, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कौमी टीम के वाइस कैप्टन ने शादाब खान और कप्तान बाबर आजम का एक मुकालमा सा हुआ था जहां से ये बात निकली है। शादाब खान ने ऐसा क्यों किया हम आपको बताते हैं। मेंस T20 वर्ल्ड कप में 2021 में वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मौके पर जब शादाब खान से रन आउट छूट गया तो कप्तान बाबर आजम ने बूढ़ा कहा था उस वक्त उन्हें, और दूसरे T20 में बांग्लादेश के खिलाफ लेग स्पिनर शादाब खान ने अपनी ही बॉलिंग पर शानदार कैच करके बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, और उसके बाद इस जीत का क्रेडिट पूरी टीम को देते हुए लिखा कप्तान साहब को मुखातिब करते हुए कि मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ कप्ताना। परफेक्ट सेंस। और कुछ? ओके, बस ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। See you tomorrow. बाय।